ये पॉइंटर बनाया डिस्कस का, ठीक है। आई थिंक यू शुड रीड इट, प्लीज रीड द बुक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली आपकी जनरेशन जो है उसके साथ एक छोटा सा मसला हुआ है, वो कि आप लोग ना वो बुक रीडिंग की आपकी हैबिट चली गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ फायदा क्या है। देखिए मैं जितना मर्जी लेक्चर ले लेता हूँ, मैं आपके लिए डिटेल्स कभी भी नहीं बता सकता। ये इसमें डिटेल्स लिखी हुई है ना, वो डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट मेक्स यू रियली आई मीन वो जो क्रक्स चीज़ों की छोटी छोटी जो विटी रीजंस होती है ना, वो कभी भी लेक्चर में नहीं बयान जाती। तो यू शुड रीड इट एज मच एज यू कैन। सलाह यार, चलो रीड नहीं करना, सुन तो ले यार, सुनना उससे। अच्छा जी, 9.4 यूटिलिटी फंक्शंस। व्हाट आर यूटिलिटी फंक्शंस? यूटिलिटी फंक्शंस आर कि अगर हम एक क्लास में कुछ फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, बट कुछ फंक्शंस वो तो हमने बाहर के एक्सेसिबिलिटी के लिए देने, बट कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी जो कि मैंने इन फंक्शंस में यूज करनी है लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं दिखानी, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम फंक्शंस को हम प्राइवेट करते हैं। जैसे फ्रैक्शन की हमने जो क्लास बनाई थी उसमें हमें बार आई मीन फ्रैक्शन अगर हमने रिड्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो हमें जीसीडी की जरूरत थी। तो हमने जीसीडी बेसिकली या एलसीएम जो है उसमें भी हमें जीसीडी की जरूरत है। जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो भी हमें जीसीडी चाहिए होता है क्योंकि हमें एलसीएम निकालना होता है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम एलसीएम और जीसीडी दोनों के दोनों फंक्शन बनाते हैं और उस क्लास के अंदर बना देते हैं और प्राइवेट कर देते हैं, क्योंकि वो हमें एज ए फंक्शनैलिटी जरूरत पड़ेगी। बस नहीं। तो व्हाट आर यूटिलिटी फंक्शन? यूटिलिटी फंक्शन आर कि इस क्लास में मुझे एक छोटा सा ये काम शायद बार बार कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक मैं या एक ये छोटा सा काम है जो मैं अलग करूँ, उससे फायदा क्या, फंक्शन का और फायदा क्या होगा? फंक्शन के दो बड़े मजेदार फायदे। एक फायदा क्या है कि अगर एक काम मैं बार बार कर रहा हूँ तो उसको मुझे फंक्शन में डालना चाहिए। व्हाई आई शुड रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? क्योंकि रिपीट करने से नुकसान है कि अगर मैंने एक जगह गलत किया तो उन 50 जगह पे मुझे बार बार अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन फंक्शन में होने का फायदा क्या है कि अगर मैंने कर भी दिया है तो मुझे एक जगह, मैं जब फंक्शन को एक जगह चेंज करूँगा सारी जगह चेंज आ जाएगी, जो कि ठीक हो जाएगा। बस नहीं। और दूसरा जो फंक्शन का फायदा है वो ये है डिवाइड एंड कंकर, कि आपने एक बड़ा काम करना था तो मैं 150 लाइनों का फंक्शन क्यों लिखूं कि इंस्टेड कि मैं 5 लाइनों का फंक्शन 5 फंक्शंस कॉल करूंगा और वो अलग 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 डिवाइड होगा। ये फंक्शन करो, ये करो, ये करो, ये करो, जैसे हम मेन फ्लो लिखते हैं। ये बात नहीं। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी फंक्शंस आर कि एक सब काम है जो कि मैं प्राइवेटली रख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो लुक एट दिस अगेन, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसने बेसिकली क्या किया, देखिए इसने एक स्ट्रक्चर बनाया टाइम का। तो ये एक्सप्लिसिट क्या चीज है, डोंट वरी अबाउट इट, फिलहाल मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये देखो, ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा। कंस्ट्रक्टर में देखो मैंने यहाँ पर 3 पैरामीटर पास किए, जैसे प्रोटोटाइप लिखते हैं उस तरह मैंने लिखा। लेकिन साथ हमने क्या किया है, पहले आर्गुमेंट को इक्वल टू 0 कह दिया, दूसरे को भी इक्वल टू 0 कर दिया, तीसरे को भी इक्वल टू 0 कर दिया। इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन। व्हाट इज डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन? कि अगर मैं ये वाला आर्गुमेंट पास करूं तो फिर जो मैं पास करूंगा वो ले लेना, लेकिन अगर मैं पास ना करूं तो ये 0 है, ये 0 है। ये बात समझ? सो फिर आप देखें गौर से मेरी बात। तो बेसिकली यहाँ देखें क्या है, ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब यहाँ पर मैंने ये आवर, मिनट और सेकंड बनाया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट टाइम कॉल कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। और सेट टाइम में जो आवर आया मैंने आवर भेज दिया, मिनट को मैंने मिनट भेज दिया, सेट सेकंड को मैंने सेकंड, और यहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया। लुक एट दिस, क्या कमाल है। सो व्हाट इज सेट आवर? सेट आवर को चेक करता है, अगर वैलिड है तो असाइन कर देता है, वरना थ्रो कर देता है इनवैलिड आर्गुमेंट। और यहाँ पे आवर मस्ट बी बिटवीन 0 to 20। हाँ, क्या मतलब है? अगर यहाँ तक थ्रो एक्सेप्शन हो जाए मतलब क्या है, वैल्यू ठीक नहीं थी, वो नेगेटिव भी हो सकती है ना। ये बात सुने। इसी तरह देखिए मैंने सेट मिनट लिखा है, उसमें भी हमने यही कंडीशन डाली है, और इसके एक्सेप्शन में लिख दिया मिनट मस्ट बी बिटवीन 0 to 20। ये बात सुने। आप सुने मेरी बात। इसी तरह हमने सेट सेकंड भी कर दिया, उसमें भी मैंने यही एक्सेप्शन दिया, ठीक है। अच्छा, हाँ दिया। आप थोड़ा गौर से,
इसी तरह हमने गेट आवर, गेट मिनट और गेट सेकंड के फंक्शन बना दिए हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि जो वो कह रहा है वो रिटर्न करवाओ। और यहाँ हमने कॉन्स्ट क्यों लिखा? और सेटअप में कॉन्स्ट थे क्यों नहीं थे? क्योंकि उसने उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर। ठीक है, अच्छा अब एक बात गौर से सुनो, ये मैंने गेटर्स लिख दिए हैं, ये प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड बिल्कुल वही फंक्शन हमने पहले लिखे। अब मैं इसके बारे में निकाल और अब हम इसका मेन लुक, मैंने टाइम बनाया। पहले तो ये देखे ना उसामा, मैंने टाइम t1 बनाया। कैन यू टेल मी कि इसके अंदर आवर, मिनट और सेकंड की क्या वैल्यू? 0 0 0 हुई। क्यों? कंस्ट्रक्टर तो वही हमारा एक डिफॉल्ट वाला लिखा हुआ है, इसके हमने डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन भी की। ओके, तो हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो वो 0 0 0 कंसीडर कर। मरियम आप बताओ ये टाइम 2 के लिए क्या हुआ? एक मिनट, शाबाश, जो कि आवर है। आवर में 2 आ जाएगा, मिनट और सेकंड जो है उनको 0 0 से रिश्ता है। तो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको दिखा देता हूं बात। तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है, तो आवर में 2 आया है और इसमें 0 0 आया। क्यों? क्योंकि इसके जो डेफिनेशन थी उसमें हमने इक्वल टू क्या लिख दिया था? 0 0। ये बात है ना? ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं, यानी वहां पे ना लिखें, यहां पे इक्वल टू 0 इक्वल टू। तो प्लीज बी केयरफुल कि आपको एक जगह लिखना होगा, या यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेना जाके मैं क्या होगा। ठीक है, अच्छा जी बात सुनो, कैन यू टेल मी प्लीज बात सुने, जब मैं ये t3 बनाता हूँ उसमें क्या पास होगा? सेक्टर कॉल होगा। हाँ जी, आवर में क्या पास होगा? और शाबाश, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। आप बताएं t4 में क्या होगा? मानूरा बताएं। शाबाश, ठीक है। अच्छा अब एक छोटा सा सवाल, यहीं पर मैं टाइम t5 भी बनाता हूं। ठीक है, और इसमें मैं पास कर देता हूं 99 5 या 55 और यहाँ पर लिखता हूँ 60। क्या यहाँ से सेट आवर कॉल होगा और सेट आवर क्या करेगा? सेक्शन थ्रो करेगा। मुझे बताएं ये t5 और मैंने यहाँ लिखा है लाइन नंबर 14 पे जो खाली होगा, यहाँ कहीं ट्राई कैश लगा हुआ? नहीं लगा। क्या हुआ? प्रोग्राम क्रैश होगा। मुझे समझ में आई बात? क्यों क्रैश होगा? क्योंकि हमने ट्राई कैश नहीं लगाया। ये बात सुनाई? अब सुने बात, मैंने आपके लाइन नहीं लिखी हुई, यहाँ बता देता हूँ। हमने प्रिंट यूनिवर्सल प्रिंट स्टैंडर्ड कॉल किया। डू यू ऑल एग्री विद दिस? जो होगा इस तरह t2 का प्रिंट यूनिवर्सल और प्रिंट स्टैंडर्ड कॉल किया, ये आउटपुट होगा। डू यू ऑल एग्री? डू यू ऑल एग्री विद ऑल द प्रिंट्स? t2 भी, t3 भी, ठीक है? डज इट मेक सेंस? अब आ जाए यहाँ, मैंने ट्राई किया, t5 लिखा और यहाँ पे 27, 74 और 99 लिखा। ठीक है, कैन यू टेल मी कि यहाँ पर ऑफ कोर्स एक्सेप्शन आई कहाँ? एक मिनट इसका थोड़ा ड्राई रन करते हैं। ये t5 बनेगा, t5 में 27, 74 और 99 कॉल होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। ठीक है, ये आता है, ये सेट टाइम कॉल। सेट टाइम में 3 पैरामीटर्स हैं, ये सेट टाइम है, ये सबसे पहले सेट आवर कॉल करता है, फिर सेट मिनट कॉल करता है और सेट सेकंड कॉल। डू यू ऑल एग्री? यहां क्या होगा? पहले हम सेट आवर में आते हैं, पहले सेट 18 लाइन चलनी है, तो ये लाइन चलेगी। यहां पे क्या होगा? यहां आएगा, यहां से थ्रो में आएगा, थ्रो एक्सेप्शन हो जाएगी। ये रिटर्न कहां पर होगी? कहां पर? एक मिनट पहले ये एक्सेप्शन थ्रो होकर वापस आ जाएगा, यहां आएगा। यहां कहीं ट्राई कैसे लगा? नहीं लगा, तो ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ये जो सेट टाइम है, ये कहां से कॉल हुआ है? ये कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर से, तो यहां आएगा।
इधर ट्राई कैच लगा हुआ है, इधर भी नहीं लगा हुआ, ये यहाँ से भी बाहर आएगा। ये कहाँ से कॉल हुआ टाइम? T5 ये कॉल हुआ है मेन में यहाँ से, और यहाँ ट्राई कैच लगा हुआ है। आ गया? और क्योंकि यहाँ ट्राई लगा और कैच भी लगा हुआ है, और कैच भी ये वाला लगा हुआ है जो वहां से फेंका गया है। ये बात समझ? और यहाँ पर हम इसे कैच करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले क्या करेगा? सिर्फ आवर की एक्सेप्शन डिस्प्ले करेगा, मिनट और सेकंड की नहीं करेगा। क्यों? कैच ही नहीं। ये सबको समझ में आ रही है बात? अब सुने बात, मैं आपसे छोटा सवाल करता हूं। What changes I should make के सारी एक्सेप्शंस डिस्प्ले? एक्सीलेंट। मैं 18वीं लाइन पर भी ट्राई कैच लगा देता हूं, यहां पर, फिर यहां ट्राई कैच लगा देता हूं, फिर यहां पर ट्राई कैच लगा देता हूं। क्या होगा उससे? तीनों की तीनों यहां पर कैच हो गए। ये बात समझ आई? सॉरी, अगर आप सेट टाइम पर लगाएंगे तो वो यहां से बाहर आ गए, और उसकी वजह से वो ये आप दोबारा लाइन नहीं चलती। ऐसा कुछ समझ में आई बात? तो प्लीज, तो अगर आपने लगाना है तो यहां पर ट्राई कैच लगाएं, फिर यहां ट्राई कैच लगाएं, फिर we will going to see its, I mean, very much detail when we will reach to this chapter. ठीक है? लेकिन आपको छोटा सा आइडिया समझ में आ गया है। It is really nice. जी बेटा। तो फ्रांस, जब टाइम का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो सेट आर पे क्रैश करे तो मतलब वो उसमें चला जाता है एक्सेप्शन में, तो क्या ऑब्जेक्ट बनता है टाइम वाला? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ऑब्जेक्ट बनता है? We will talk about it when we will read this chapter. ठीक है? शाबाश, एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये बहुत तेज है भाई, ये तो ऐसी कर सकते हैं। शाबाश, I love this class and I hate it. बहुत सारे सवाल हैं, but क्या होती है? चलो जी, शाबाश। अच्छा, छोटी सी बातें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। याद है हमने टाइम टी लिखा था और उसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया या दो आर्गुमेंट पास किए, तीन आर्गुमेंट पास किए। नई C++ में देयर इज ए रिकमेंडेड वे कि आपको ऐसे कॉल करना चाहिए। आप यहाँ पे टाइप लिखें, क्लास का नाम लिखें, ऑब्जेक्ट बनाएं, और यहाँ पर आपने अगर ब्रैकेट डालेंगे तो उसका मतलब है इसलिए आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं जिसमें एक आर्गुमेंट पास होता है। इधर का मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये क्या तीनों अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे? एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन की। अगर मैंने डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन ना की होती तो मैं चाहता तो मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकता। अनस, ठीक है? शाबाश। ये देखें, ये इसने एक मजे की बात की। वो कहता है बेसिकली अगर मैंने वो डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन ना की होती, ओके? अगर मैंने डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन ना की होती और मैंने वो ये चारों के चारों डिक्लेरेशंस अलाउ करनी होती, तो मुझे पता है करना पड़ता। मुझे ये कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता, मुझे ये कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता, मुझे ये कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता, और मुझे ये कंस्ट्रक्टर। ये वो है जिसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा, ये है जिसमें एक आर्गुमेंट पास होगा, ये जिसमें दो आर्गुमेंट पास होगा, और ये जिसमें तीन आर्गुमेंट। तो चार कंस्ट्रक्टर को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? एक से। दिस इज द पावर ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटराइजेशन। ये बात सुना है? वरना मुझे चार फंक्शन लिख रहे हैं। ये बात सुना है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? सो फार सो गुड। अब एक और छोटी सी बात देखें, ये देखें, और ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है? टाइम, टाइम, और यहां पर हम क्या करते हैं? मैं ये कौन सा सिस्टम लेता हूं? तो बेसिकली मैं तीन वाला मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ और बाकी मैंने नहीं बनाया, और बाकी वो मैं क्या कह रहा हूं? मैं इसमें क्या करता हूं? मैं इस कंस्ट्रक्टर से कंस्ट्रक्टर कॉल, और कहां से कॉल कर रहा हूं? मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू कॉल। समझ आ रही क्या हुआ है? ये याद है हमने पहले एग्जांपल में ये सिस्टम लिखा हुआ है।
तो ये कंस्ट्रक्टर मैंने ओवरलोड किया और मैंने क्या किया, जो भी यहाँ पे मैंने ये डिफॉल्ट वाला ये कॉल हुआ है और इसमें मैं टाइम वाला कॉल कर देता हूँ, उसमें मैं 0 0 0 लिख देता हूँ। ये बात समझ? आगे देखें। हाँ हाँ क्या वो ये कॉल करेगा इस कंस्ट्रक्टर। सो व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज डेलीगेटिंग इट्स रिस्पांसिबिलिटी टू दिस कंस्ट्रक्टर। ये बात समझ? आगे देखिए आपको अब साथ क्लियर समझ में आ जाए। तो ये देखिए, अगर मैं सिर्फ आवर भेजूं तो मैं दोबारा से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ और उसमें आवर जो आया था वो मैंने साथ ही भेज दिया और इन दोनों की जगह क्या भेज दिया, 0 0। इधर लिखे थे क्या जो आवर और मिनट है वो मैंने दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ क्या किया मैंने, आवर और मिनट भेज दिया और यहाँ पे 0 लिख दिया। ये बात समझ? एक बात कान खोल के सुन लो, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेंबर इनिशियलाइजेशन करते हुए। अगर आप यहाँ इस फंक्शन में अंदर आकर ये कॉल करने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स समथिंग एल्स, इट मीन्स समथिंग एल्स। दोबारा बता दें। अगर आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आप यहाँ पे कॉलर लगाएंगे और यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे और ये करेंगे। अगर आपने इसके अंदर आकर कॉल करने की कोशिश की तो वो गलत होगा। ओके, क्या मतलब है गलत होगा? ये बात बहुत सुन लेते, प्लीज प्लीज मेरी बात करो, जल्दी सुने बात बहुत। अगर मैं लिखूं ये टाइम और यहां पे मैं भेज दूं फॉर एग्जांपल 9 और 10 और यहां पे 0, तो मतलब पता क्या ये पता मैंने क्या किया, ये मैंने एक लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है? Basically what will happen here, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, इस जगह पर एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है और वो यहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो। इसमें नहीं क्या हुआ, बेसिकली आपने क्या किया पता, आपने डिस्कस में अगर एक सिंपल एक लाइन लिखता हूं, यहां पर 10 लिख, तो मतलब क्या, ये जो एक 10 लिख, या फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन कॉल किया f1, इससे कोई पैरामीटर पास करेगा और इसने कुछ रिटर्न किया और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो क्या होगा, वो वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी, होता है, हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये लाइन होगी। क्या मतलब, आपने एक टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया और वो यहीं पर आपने रिसीव ही कहीं नहीं किया, खत्म हो गया। ये समझ में आ रही है क्या हुआ है? ठीक है, ये आपको डिटेल में भी बताता हूँ ये क्या चीजें हैं। ठीक है, ये कुछ सिंटेक्स की डिटेल है जो आपको पता लगेगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, सो प्लीज जो चीज याद करने की है वो ये कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंबर इनिशियलाइजेशन के वक्त अंदर आके करेंगे तो यहाँ तो ओरिजिनल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, यहीं पर एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज होगी, लेकिन दिस के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। ये बात समझ? क्योंकि ऐसे के लिए आपने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन की है, दिस के अंदर इनिशियलाइजेशन नहीं की। ये इसका मतलब है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए सवाल रोका। ठीक है, ये चीजें वो हैं जो कि किताब में लिखी हुई हैं, आपको पढ़ना चाहिए, आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम सवालात करते रहोगे। मैं आपको 10 दफा बता दूं, आपको यकीन नहीं आएगा। ओके, ये वो चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें डिटेल है जो कि आप खुद करें, इनसे खेलें ताकि आपको उसकी डिटेल पता। सो फार सो गुड। अच्छा, आगे जो मैं चीज बताने लगा हूं ना, उसके रिलेटेड फिर आपका क्विज है, तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ओके, ऑलराइट, डिस्ट्रक्टर। व्हाट आर डिस्ट्रक्टर? जिस तरह कंस्ट्रक्टर होते हैं बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रक्टर होते हैं। डिस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है? डिस्ट्रक्टर का सिंटेक्स ये होता है कि आप बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर इधर आ गए, अगर मैं लिखता हूं क्लास ए, ठीक है, तो बेसिकली ये पब्लिक पार्ट है और इधर मैंने ए लिखा है, ये क्या बनाया है? और डिस्ट्रक्टर का आपको लिखने का तरीका ये है, आप ये अलिफ बंदा लिखते हैं और फिर ये, ठीक है, ये बात नहीं? क्या डिस्ट्रक्टर भी खुद ब खुद कॉल होता है?
डिस्ट्रक्टर भी खुद ब खुद कॉल होता है। कब कॉल होता है? जब एक ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल डिस्ट्रॉय होने वाला, तो डिस्ट्रॉय होते हुए ये कॉल होता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, क्या जरूरत पड़ सकती है आपको अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एक फंक्शन कॉल हो? ये देखिए, इमेजिन द फॉलोइंग। आपने एक क्लास बनाई, इसका नाम रखा मैंने ग्रोएबल अरे। आपको याद है ग्रोएबल अरे का जो हमने स्ट्रक्ट बनाया था, उसके अंदर क्या रखा था? बताया उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट क्या थे? उसके एट्रीब्यूट थे इंट, स्टैटिक वीज था, और क्या था बेटा? इंट साइज था। ये ना वीज है। तो लुक एट दिस चीज, मैं यहाँ पे पब्लिक पार्ट में जाता हूँ और यहां मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाता हूं ग्रोएबल अरे। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक डिफॉल्ट बना दिया जिसका नाम रखा है इंटीजर एस, ठीक है? और ये करता है, ये साइज को कर देगा किसके बराबर? एस के बराबर, और वीज इज इक्वल टू न्यू इंट कर देता है कितने साइज का? एस साइज, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब एक बात सुनो, लेट्स से मैं ग्रोएबल अरे बनाता हूं इस ब्लॉक और इसका नाम रखता हूं ए, और यहां पे लिखता हूं 5, ठीक है? और ये ब्लॉक खत्म हो, क्या होगा? सब नाम तो हमजा बेटा, ये मैंने ग्लोबल अरे बनाई है, ये सबको नजर आ रही है? हाँ, ये मैंने ग्लोबल अरे बनाई। ये ऊपर एक और ब्लॉक बना हुआ है, इसका नाम मैंने रखा है ग्लोबल अरे बी। इसमें मैंने 200 लिख दिया, ठीक है? और यहाँ इस ब्लॉक मैंने एक और, इसमें मैंने ये लिख दिया। ये जो ग्लोबल अरे ए है, जब ये ग्लोबल अरे बी होगा तो 200 साइज की ब्रैकेट पे अरे बनेगी, है ना? ये जो वीज है, ये कहाँ पॉइंट कर रहा था? वो जो उसने 200 साइज की अरे बनाई है हीप के ऊपर, ये उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ऐसे क्या? अच्छा, चलो बात और जल्दी। और ये जो है ए, ये किस तरह पॉइंट कर रहा है? ए डॉट बी किस तरह पॉइंट कर रहा है? 5 साइज की अरे है जो कहां पर पड़ी हुई है? हीप पर बनी हुई, ठीक है? जब ये ब्लॉक खत्म हो गया, अच्छा सब क्या होगा? सर वो डिलीट होती है। क्या डिलीट होती है? ग्रोएबल अरे। ग्रोएबल अरे डिलीट होगा, ए डिलीट होगा। ए डिलीट होगा। गौर से मेरी बात सुनिए, ये देखें मेरी बात में तस्वीर क्या बनी हुई है, गौर से देखें। बेसिकली ये मेरी रैम है, ये जो भी प्रोग्राम को मेमोरी मिली, ये सबसे नीचे मेरा ये वाला ब्लॉक है, ये वाला सब। इसमें यहां पर ये सबको नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा? खड़ा या यहां बना, मैं दोबारा लिखता हूं बेटा। मैं ग्रोएबल अरे बनाई बी के नाम से, जो मैंने लिखा 200। यहां मैंने एक ब्लॉक बनाया और यहां मैंने लिखा ग्रोएबल अरे ए, जिसमें मैंने 300 लिख दिया। फिर मैंने एक और ग्रोएबल अरे बनाई, इसका नाम लिखा सी, और इससे मैंने 500 लिख दिया। अच्छा, आप सुने मेरी बात, मेमोरी क्या बनेगी? मेमोरी ये बनेगी, ये मेरा स्टैक है, ये मेरा हीप सेगमेंट है, और ये मेरी ग्लोबल और वो है कोर सेगमेंट है। मैं वो दोनों नहीं बना। सबसे पहले बी बनाए, बी बनेगा सबसे निचले स्कोप में। ये बी है, बी कितने साइज का है उसामा बताओ? क्यों नहीं? ये है ना स्टैक, बताओ ना मुझे। 4 भी नहीं है। हाँ बताओ ना, 8 क्यों? ये है ना स्टैक, ये है ना क्लास, इसमें ये एक इंट है और ये एक इंट पॉइंटर है, एक इंट है, तो कितनी मेमोरी बनेगी? 8 की। अच्छा क्या मैंने बना दिया, पता नहीं कहां से। ये 4 बाइट बने, ये 4 बाइट बने, ठीक है? यार उसको भी जूम कर लेना एक दफा, ठीक है? ये है साइज b डॉट साइज, और ये है b डॉट वीज, और ये बताता खुद क्या एक पॉइंटर है ना? जब हमने ये बनाया है तो बैकएंड पे 200 साइज की अरे बनी है, लेकिन वो कहां बनी होगी? हीप पे। तो हीप पे 200 साइज का आपको ब्लॉक मिल गया। इसका ये 200 एंड डिजाइन, where every entry is 4 बाइट, तो 800 बाइट एलोकेट हुए, ओके?
इसके पहले वाले का जो एड्रेस है लेट्स से 0x10, ये 0x10 यहां है। डू यू ऑल एग्री? अब आगे बात सुनो, जब मैंने ग्लोबल अरे ए बनाया तो ये एक नया ब्लॉक बना, इसका नाम है ए। इसके अंदर भी ये कितने बाइट्स होंगे? 4 और 4 8। इसका साइज कितना था? 200। इसका साइज कितना है? 300। ये भी कुछ एक और एड्रेस के ऊपर मेमोरी बनी होगी। कितनी एंट्रीज होगी? 300। डू यू ऑल एग्री? इसका कोई एड्रेस है लेट्स से 0x, मैं इसे 1000 कहता हूं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 0x1000। डू यू एग्री? आगे देखिए, अब एक और ब्लॉक बन गया तो ये स्टैक पर एक नई एंट्री बन जाएगी और यहां पर बेसिकली एक और ब्लॉक बनेगा, इसका नाम होगा C। इसके अंदर भी 4 बाइट ये हैं और 4 बाइट ये हैं, ऐसे क्या? अच्छा ये देखिए, वो कितने साइज का है? 500 साइज का है और यहां पर भी कोई ये 500 की एंट्री बनेगी। इसका कोई एड्रेस है, लेट मी कॉल दिस, ये 1000 था, ये मैं 3000 कर देता हूं, ठीक है? तो ये 0x3000 होगा, ठीक हो गया? अब ये ब्लॉक खत्म हो गया, तो ये ब्लॉक खत्म होगा तो क्या होगा? जब ये ब्लॉक खत्म होगा तो क्या होगा? एक्सीलेंट। हमारा जो C है, यार ये रेड पेन नहीं है, पर्पल नहीं है, मुनीब रेड है, रेड या ब्लू है? लास्ट टाइम आपने अपने बैग में डाल दी। यहाँ देना ना जी। जैसे ही हम इससे बाहर आएंगे तो बेसिकली ये डिलीट हो जाएगा। क्या हीप पे जो मेमोरी पड़ी है वो डिलीट होगी? नहीं होगी। इसका मतलब है क्या हो गया? मेमोरी लीक हो गई है। और जब अगला स्कोप खत्म होगा तो ये 300 वाली मेमोरी भी गई और जब आगे गए तो ये भी 200 और भी गया और हमने ये मेमोरी डिलीट नहीं की जो न्यू से मेमोरी लोकेट हुई। सुने बात गौर से, why destructors are important? What we can do is कि मैं यहां पर जाता हूं और यहां जाके सिर्फ ये लिख देता हूं, ये देखिए, ये ग्लोबल अरे और यहां जाके लिख देता हूं डिलीट, क्या? डिलीट these and I am done। क्यों? क्योंकि वो साथ साथ ही करता रहेगा। क्योंकि जैसे ही ये स्कोप खत्म होगा ये C डिस्ट्रॉय होगा, बट C डिस्ट्रॉय होने के साथ ही इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो डिस्ट्रक्टर ये है इसका जो 20 जहां पॉइंट कर रहा है तो फ्री करो ना पहले। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, ये मेमोरी C है, ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी और जब ये स्कोप से बाहर निकलेगा तो ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी और जब ये स्कोप से बाहर निकलेगा तो ये वाली मेमोरी डिलीट हो जाएगी। We are set, no memory। So do you got the idea why destructors are important? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा हो, वो जहां से मर्जी डिस्ट्रॉय हो, चाहे वो हीप से डिलीट हो रहा हो, चाहे वो स्टैक से डिलीट हो रहा हो, maybe you want to do something, ठीक है? At the time of destruction you want to do something, especially अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेट हुई हुई है, डिस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। Everybody understand why destructors are important? Destructors are always called whenever an object is about to destroy। ये बात समझ? खुद ही कॉल होते, इसका कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होते, डिस्ट्रक्टर्स भी खुद ब खुद कॉल होते हैं। डिस्ट्रक्टर एक ही होता है, कंस्ट्रक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं और वो डिसीजन कैसे लेते हैं? जो हमने पैरामीटर पास किए होते हैं। डिस्ट्रक्टर हमेशा एक होता है, डिस्ट्रक्टर हमेशा एक होता है और वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी स्टैक से रिमूव होने लगेगा या आप डिलीट करेंगे किसी पॉइंटर को जो कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड?
जी बोलिए। सर डिस्ट्रक्टर्स हमें तब चाहिए होंगे ना जब हमारे एट्रीब्यूट्स में कोई पॉइंटर होगा। पॉइंटर होगा और उसको मेमोरी एलोकेट हुई होगी डायनामिकली। लेकिन अगर कोई पॉइंटर है जिसको डायनामिक मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, सिर्फ एड्रेस असाइन होगा, नो नीड टू डिस्ट्रॉय इट, नो नीड टू इंप्लीमेंट इट्स डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तुम एक डिस्ट्रक्टर लिख के आप बाय डिफॉल्ट जब हेडर फाइल बनाते हैं ना, तो आप इसको है जो विजुअल स्टूडियो 2013 वगैरह यूज करो, हाँ 17 अगर आप उसमें क्लास बनाए ना तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर बनाता है, वही बनाता है, तो डिस्ट्रक्टर भी बना होता है इसके अंदर, ठीक है ना। ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा जी, मैं ये एग्जांपल कर रहा हूं, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। उसके बाद आपका क्विज है, ठीक है, बल्कि ब्रेक है फिर क्विज, आपके आते के साथ ही क्विज हो, ठीक है। तो प्लीज बी अटेंटिव। इसमें एक चीज हम नहीं सीखेंगे जो कि आपने बड़ी अटेंटिवली सुननी है जी। जब भी कोई नया ब्लॉक बनता है ना तो उसकी एक नई एंट्री बनती है। जैसे हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो एक स्टैक पे नई एंट्री बनती है। जब भी आप नया ब्लॉक शुरू करते हैं तो एक नई एंट्री बनती है स्टैक के ऊपर, ओके। और जैसे आप ब्लॉक से बाहर निकलते हैं, स्कोप से बाहर निकलते हैं, वो पूरी एंट्री रिमूव हो जाती है स्टैक से, ठीक है। सर अगर हम डिलीट करके फिर डिस्ट्रॉय करें मतलब वो वेरिएबल को, तो फिर ये एरर देगा डिस्ट्रक्टर या नहीं? दोबारा बोलो क्या? अगर हमने डिलीट कर दिया, सुने बात प्लीज, 20 को डिलीट कर दिया और फिर हमारा वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा, तो ये डिस्ट्रक्टर एरर देगा या नहीं? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, अच्छा थोड़ा सब्र करो, मैं इस पे आता हुआ, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है और लेकिन एक पॉइंटर था जो वहां पॉइंट कर रहा था, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, और अब अगर आप उस पॉइंटर के थ्रू एक और कॉल भेज देंगे तो वही होगा जो आमतौर पर पॉइंटर में होता है, क्या? चपेट लगे, ठीक है, कि यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अ थिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, राइट? वो सारी बातें जो पॉइंटर्स की थी वो अभी भी वैसे की वैसी वैलिड है, ठीक है। ऑलराइट जी, प्लीज बी अटेंटिव बिकॉज़ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल और इसके ऊपर क्विज है, ठीक है। लेसन जी, constructors and destructors, okay? All right, look at this very very simple example. अच्छा, ये string क्या है? ये string एक data type है जो कि आप ऊपर include करके बना के कर सकते हैं, जिसके अंदर आप initialization करवा सकते हैं, is equal to करके आप डबल कोड में जो लिखेंगे उसको असाइन करेंगे, ठीक है। ये string लाइब्रेरी हमने बनानी भी है अगले वीक में, ठीक है। हमने एक वजह से नहीं बनाई, वो FTS ने मशवरा दिया था कि वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम एक नॉर्मल फ्लो कर लें, फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग्स के ऊपर आए, ठीक है। शाबाश, इधर आने दीजिए। हमने एक ये क्लास बना रहे हैं, इसका नाम है क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसके अंदर ना सिंपल एक ऑब्जेक्ट आईडी है और एक स्ट्रिंग है मैसेज, जो भी आप मैसेज कहेंगे वो उसको साइन करेगा। अच्छा सुने, इसमें बेसिकली क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय में दो पैरामीटर पास होता है, कि उसकी आईडी पास हो रही होगी, स्ट्रिंग जो आईडी आएगी वो मैं इसको साइन कर दूंगा, और जो स्ट्रिंग में मैसेज आ रहा है वो मैं यहाँ से करूँगा। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये इसका डिस्ट्रक्टर है। इन दोनों की डेफिनेशन हम कहाँ करते हैं? सीपीपी फाइल में जाकर करते हैं, और सीपीपी फाइल में हम जहाँ जाते हैं तो लुक एट दिस, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, यहाँ पे इंट आईडी आई हुई है और स्ट्रिंग टाइप का मैसेज स्ट्रिंग आया हुआ है, और यहाँ देखिए कैसे से मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू क्या किया बस, जो उसकी ऑब्जेक्ट आईडी है, जो उसका एट्रीब्यूट है, उसको ये वाली आईडी भेज दी है, और जो मैसेज है उसमें ये वाला जो मैसेज है ये भेज दिया। ये बात सुने, प्लीज बी अटेंटिव। यहाँ पे कुछ बच्चों ने एरर किया था जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें ये वो इधर रख देते हैं, ये वो इधर रख देते हैं। उसका मतलब क्या होगा? यू आर ट्राइंग टू असाइन एन आईडी, जो कि आईडी ये है, उसको तुम एक गार्बेज वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि इसको ये वैल्यू असाइन करो, ठीक है, शाबाश। और यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है फलाना ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर वाज रन्स, और यहाँ पर उसका मैसेज आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आईडी आती है और साथ जो मैसेज आपने कहा होता है वो मैसेज आता है। सबको समझ में आ गई बात? और इसी तरह डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर में बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, हमने किया हुआ है कि ये सिर्फ न्यू लाइन का है कि पहली दफा अगर आता है तो फिर भी वो नई लाइन पे करते हैं, और अगर छठी दफा आता है तो भी वो नई लाइन पे करते हैं। ये से क्यों किया भला? जैसे ताकि आउटपुट थोड़ी सी बेहतर है, ठीक है। और यहाँ से मशीन करती है कि ये जो भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगेगा वो डिस्प्ले कर देगा फलाना डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आई बात? एवरीबडी इज विद मी,
ठीक है? हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कंस्ट्रक्टर मैसेज करता है फलाना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय क्रिएट हो गया, डिस्ट्रक्टर कहता है फलाना ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है? और कंस्ट्रक्टर बेटा आप खुद कॉल करेंगे, जब आप क्रिएट करने लगेंगे आप पैरामीटर बताएंगे तो आपको आपने एक ही तरह का कंस्ट्रक्टर बनाया तो एक ही तरह का पैरामीटर पास हो रहा है। कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं कंस्ट्रक्टर में? 2, उसकी आईडी और जो मैसेज आप डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आप सुने बात बहुत, यहाँ हम एक मजे की चीज करेंगे, प्लीज जिसको समझ में ना आए वो प्लीज बता दे, क्योंकि क्विज फिर आपसे नहीं होगा अगर आप ये नहीं करेंगे, ठीक है? एंड क्विज इज नॉट इजी, ठीक है? प्लीज बी अटेंटिव। ये देखिए, ये ऊपर एक फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी हुई है, ये क्या होता है? अच्छा ही कह, एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम रखा है फर्स्ट हमने, और ये कहां बना है? ये कहां पर बना है? ये ग्लोबल स्कोप में बना है। ये देखिए, ये बेसिकली ये आपकी मेमोरी मिली हुई आपके प्रोग्राम को हादिया प्रपोज से याद है, यहाँ पे कोड सेगमेंट होता है, यहाँ क्या होता है? मैं आपको अभी तक कहता रहा हूं किसे कहते हैं ग्लोबल सेगमेंट, है ना? है ना? अभी आपको थोड़ी देर में मैं एक बात बताऊंगा, ठीक है? ये क्या है? इसका नाम है ग्लोबल सेगमेंट, ओके? अच्छा, इसी का एक और नाम भी होता है, जिसे कहते हैं स्टैटिक सेगमेंट। इसको ग्लोबल सेगमेंट भी कहते हैं, इसी को स्टैटिक सेगमेंट भी कहते हैं, ओके? नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। उसके बाद जो दो सेगमेंट है वो मैं पता है कौन कौन से हैं। एक आपका स्टैक सेगमेंट है और एक आपका हीप सेगमेंट है, ठीक है? ये बात समझ? स्टैक पे जितने भी लोकल्स बन रहे होते हैं वो स्टैक होता है, जितने भी आप न्यू से मेमोरी एलोकेट करते हैं वो आपकी हीप बनती है। एवरीबॉडी इज विद मी, ओके? नाउ लुक एट दिस। दुआ तुमने मुझे बताना है, प्लीज बी अटेंटिव। ये मेरा बेटा एक फंक्शन है इंट मेन का, जहां से मैंने f1 कॉल किया। f1 ये फंक्शन आपके सामने, ठीक है? f1 फंक्शन में मैंने एक इंटीजर x बनाया, वैल्यू रखी क्या? 10। क्या डिस्प्ले हो? 10। x प्लस प्लस क्या हो गया? क्या हो जाएगी x की वैल्यू? 11। तो ये इस फंक्शन से बाहर आ गया। जैसे बाहर आएगा तो क्या होगा? क्या डिस्प्ले हो जाएगा? x की क्या? x डिस्ट्रॉय, x। अब मैंने दोबारा f1 कॉल किया, दोबारा यहाँ आएगा, क्या डिस्प्ले होगा? तो मैंने पूछा, हाँ दोबारा बताओ, 10 डिस्प्ले होगा, बिल्कुल सही बात है ना? अच्छा, सबको ये बात समझ में आ रही बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? सुने बात, अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ स्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली f1 जब मैंने पहली दफा कॉल किया तो ये वेरिएबल बना, ये बना यहाँ पे, इसका नाम है x, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हुई 10, ये डिस्प्ले हुआ, x की वैल्यू 11 हुई, और ये तशरीफ निकल गए यहां से फंक्शन से बाहर। जिस तरह ग्लोबल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसी तरह आपका स्टैटिक वेरिएबल कभी डिस्ट्रॉय कोई नहीं, वो तभी डिलीट होगा जिस तरह से आपका प्रोग्राम भी खत्म हो।
ठीक है? अब सुने, अब जब आप F1 कॉल करेंगे तो ये लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि वो पहले से ही हो चुका है, जिससे हम डिफाइन कर रहे क्योंकि हैं। वो और पहले ही डिफाइन हो चुका है। अब वो यहाँ आएगा, क्या डिस्प्ले करेगा? 11 डिस्प्ले करेगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। यहाँ पर 12 हो जाएगी। और अब अगर मैं दोबारा से F1 कॉल कर दूँ तो 12 डिस्प्ले होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। नहीं क्रैश क्रैश हो गया, चलो जाएगा वो डायरेक्टली सीधा कॉल करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। Everybody understand? So static variables are created only once, okay? और ये कब डिलीट होते हैं? जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है तब। ये बात समझ आई? अब सुने बात गौर से, ये बात गौर से सुने मेरी। स्टैक पे जितने भी आप प्रोग्राम, जितने भी आप वेरिएबल बनाते हैं वो ऐसे बनते हैं। आपने S1 बनाया कोई, वो यहां बनेगा। S2 बनाया दोबारा, वो यहां बनेगा। अब आप उस फंक्शन से बाहर निकल, पता क्या होगा? कौन डिलीट होगा? शाबाश, पहले S2 डिस्ट्रॉय होगा, फिर S1 डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि वो ऊपर से रिलीज करना शुरू करता है। स्टैक इस ऑर्डर में बढ़ता है और इस ऑर्डर में कम होता है। तो पहले वो S2 को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर वो S1 को डिस्ट्रॉय। ये अभी कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है? मुझे हमेशा भूल जाता है, लेकिन लेट्स सी के मुझे याद है, ठीक है? एंड आई मेक सेंस कैसा होगा? जो आपका ग्लोबल सेगमेंट है, वो जिसको आप स्टैटिक सेगमेंट भी कहते हैं, ये इस ऑर्डर में बनता है, इस ऑर्डर में इंक्रीज होता है और इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? हीप पर मेमोरी रिलीज नहीं होती, तब तक रिलीज नहीं होती जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते। तो वो किस ऑर्डर में डिलीशन होगी? जिस डिलीशन में आप डिलीशन को कॉल करेंगे। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? आप सुने बात गौर से। लेट्स सी कि क्या होगा। हम इस पूरे मेल को चलाएंगे और आपके ख्याल में क्या आउटपुट होनी चाहिए आप मुझे बताते हैं, ठीक है? लेट मी, अच्छा एक छोटी सी बात, एक मिनट, मैंने ये F1 बनाया और ये मैंने स्टैटिक बनाया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोबल वेरिएबल एंड अ स्टैटिक वेरिएबल? कैन यू गेस? नहीं, ग्लोबल वेरिएबल है हर मॉड्यूल के अंदर आपका। ग्लोबल वेरिएबल हर मॉड्यूल में अवेलेबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उसी मॉड्यूल में अवेलेबल होता है जिसमें वो एलोकेट होता है, जिसमें वो बनता है। तो एक छोटी सी बात कंपाइलर लेवल पे, ये साथ यहाँ पर ना एक और चीज भी सेव करता है कि ये वेरिएबल जो है ये ग्लोबल है या स्टैटिक है। स्टैटिक है तो किस फंक्शन में डिक्लेयर है, ओके? ये कंपाइलर जब आप पढ़ेंगे तो इसलिए ये चीज सारी इंफॉर्मेशन वो सिंबल टेबल में सेव करता है, ओके? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल F1 के बाद यहाँ पर सी आउट x करवाने की कोशिश करूंगा तो होगा हाँ भाई कितो x के किएगा, ठीक है? समझ नहीं आएगा क्योंकि ये x सिर्फ विजिबल है कहाँ पर? फंक्शन में भी इस लाइन के बाद, इस लाइन से पहले भी विजिबल नहीं। बात समझ आई? इस फंक्शन में अवेलेबल है और इस लाइन के बाद अवेलेबल, ओके? बाहर हम x बना सकते हैं। बाहर हम एक और x बनाएंगे, वो x उससे डिफरेंट होगा, वो हमारा कहाँ क्या होगा? वो हमारा स्टैटिक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर भी स्टैटिक बनाऊं तो यहाँ का स्टैटिक यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर एक और x बन जाएगा जो कहेगा कि ये क्या है? ये इस स्कोप का स्टैटिक वेरिएबल। ये बात समझ आई? लेट मी इरेज दिस एंड लेट्स सी के हाउ थिंग्स विल गो ऑन। चलें जी, देखते हैं आप ये कर सकते हैं या नहीं। आपने मुझे इस प्रोग्राम की आउटपुट बताते जाना एंड लेट्स सी इन द एंड कि हमारी आउटपुट ठीक आती है या नहीं आती, ठीक है? सबसे पहले ये क्रिएट हुआ है, ओके? डू यू ऑल अग्री कि मैसेज आना चाहिए क्या? 1
क्रिएटेड। बिफोर मेन है या जो भी है वो मैं नहीं लिख रहा, वो जो भी मैसेज है वो आपको ठीक है। हाँ ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑफ कोर्स। ये क्या से कॉल करेगा? ये कंस्ट्रक्टर कॉल। एवरीबॉडी एग्री? नाउ लुक एट दिस। आप सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ठीक है, तो ये लिख देते हैं मेन। जी बताएं जी, मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगिंस। ठीक हो गया? ये कंसोल पर वो भी कंसोल पर डिस्प्ले हुआ है, वो वाला भी जो क्रिएटेड वाला मैसेज है वो भी कंसोल पर डिस्प्ले हुआ है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में डिस्प्ले की। अच्छा उसके बाद हमने ये सेकंड जी, तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा सेकंड डॉट ठीक है क्रिएटेड, और मैसेज आएगा कौन सा वाला? लोकल ऑटोमेटिक इन मेन। इसका बताया क्या आएगा? ये है ग्लोबल बिफोर मेन जी। अब आ गया थर्ड के ऊपर। अब ये 16th लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्या बनेगा बताएं मुझे? 3 क्रिएटेड लोकल स्टैटिक इन मेन। ओके, अब क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ है ठीक है, क्रिएट फंक्शन में आ जाते हैं। ये है जी क्रिएट फंक्शन, इधर आ जाए। ये क्या करता है? क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगिंस। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं क्रिएट फंक्शन एग्जीक्यूशन बिगिंस। ओके, अब लाइन नंबर चलती है 29। क्या होगा जी? 5 क्रिएटेड